हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस की थी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन उनके निकाले थे। बेसिकली उसमें एक पार्ट तो ये था कि प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करना था और दूसरा उसको सॉल्व करना था। और उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैंने कुछ पार्ट में ही छोड़ दिए थे, आगे सॉल्व नहीं किए थे। और मैंने कहा था कि सिंप्लेक्स मेथड से आगे सॉल्व होंगे, ग्राफिकली उनका बहुत मुश्किल होता है। और ग्राफिकली बाकी कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमने निकाल लिए थे। तो जो आज का ट्यूटोरियल है इसमें मैं कुछ प्रॉब्लम्स करूँगा और उनको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करूँगा। सिंप्लेक्स मेथड इसको ग्राफिकली भी एक प्रॉब्लम को वेरिफिकेशन के लिए करके देख लेते हैं, लेकिन बाकी मैं सिंप्लेक्स मेथड से ही फिर कर लूँगा। तो मैं एक प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। एक लीनियर प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज इक्वल्स टू x1 प्लस 4x2। इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कुछ हैं, वो आएंगे x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 3। और एक और कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू 2। और थर्ड x1 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो ये तीन कंस्ट्रेंट हैं और x1 और x2 जो हैं दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अच्छा ये एक लीनियर प्रोग्राम है, एक एलपी है। अभी एलपी का एक प्रॉब्लम है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड सॉल्वेबल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि हमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। स्लैक वेरिएबल वो होती है जिनकी वैल्यूज़ जो इस इनइक्वालिटी को बेसिकली, ये जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए स्लैक वेरिएबल यूज़ करते हैं। स्लैक वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती हैं। तो जो पहली इक्वेशन है, इनइक्वालिटी, जो पहली इनइक्वालिटी है इसके कोरिस्पॉन्डिंग नई जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे जो s1 है यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस s3 इक्वल टू 2। और यहाँ पे x1 प्लस s4 इक्वल्स टू 1। तो ये तीन इक्वेशन अब हमारे पास आ गए। अच्छा, यहाँ पे जो s1 s2 s3 ये जो तीन वैल्यूज़ हैं ये इनको बेसिक वेरिएबल कहेंगे। अच्छा, एक और इक्वेशन जो होगी, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो इक्वेशन है इसको भी इस तरह लिखते हैं। इसको भी इसी के अंदर इस तरह लिखते हैं कि x1 प्लस 4x2, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, माइनस x1 माइनस 4x2 प्लस z इक्वल्स टू 0। मैंने जी ये जो x और x1 और x2 की जो वेरिएबल है उनको दूसरी साइड पे मैंने शिफ्ट कर दिया और इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे एक और फ्री वेरिएबल, अभी सॉरी बेसिक वेरिएबल ये वाली आ गई। तो ये चार बेसिक वेरिएबल हैं। और नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सी है हमारे पास? नॉन बेसिक x1 x2, ये दोनों नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। तो क्योंकि हमें ज़रूरत होगी है बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वो टेबल बनाने के लिए, तो मैं
टेबलो की तरफ चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया। और अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे, बेसिक वेरिएबल्स यहाँ पे नीचे लिख लूँगा, और जो सारी बाकी जो भी वेरिएबल है सारे टोटल वो यहाँ पे लिखूँगा। तो वेरिएबल सबसे पहले नॉन बेसिक वेरिएबल x1, इसके बाद x2, इसके बाद s1, s2, s3, और इसके बाद z, और इसके बाद जो कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी वो इक्वेशन के दूसरी साइड वाले b, और दूसरी साइड पे सॉरी जो दूसरी साइड है वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह रेशोज में लिख लूँगा। रेशोज। अच्छा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं? बेसिक वेरिएबल अभी तक जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल है, एक बी सॉरी s1 है, और इसके बाद एक s2 है, और इसके बाद s3, और एक z है। अच्छा, अब टेबल में यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली इक्वेशन से x1 की जो कोफिशिएंट है वो 1 है, x2 की कोफिशिएंट 2 है, और s1 की कोफिशिएंट 1 है। और दूसरी जो इक्वेशन है x1 की 1 है, और x2 की भी 1 है, और इसमें s1 0 है, और यहाँ पे ये भी लिखते जाएंगे। यहाँ पे s2 0, ये 0, ये भी 0 है, और यहाँ पे जो b की वैल्यू है 3 है। दूसरे लाइन में ये x1 x2 की 1 1 है, और यहाँ पे s3 की s2 की s1 की सॉरी 0 है, s2 की 1 है, और s3 की, अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की हुई है, ये s2 होगा, ये s3। तो यहाँ पे ये s3 हो गया। अच्छा मुस्तफ़ा शमीम, आप अभी आ गए। मैं बेसिकली एक प्रॉब्लम कर रहा हूँ सिंप्लेक्स मेथड से। जो लास्ट ट्यूटोरियल मैंने क्या किया था उसमें मैंने ग्राफिकली सॉल्व किया था, और जो सिंप्लेक्स वाले प्रॉब्लम थे वो मैंने लीव कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं कुछ सिंप्लेक्स मेथड से कुछ प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ अभी। ये बस आप ये कंटिन्यू ही कर लेना, यही बात आप फिर रिकॉर्डिंग से देखना। सही है। अच्छा, यहाँ पे s3 0 हो गई, और ये भी 0 हो गई, और यहाँ पे b 2 आ गई, और इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड x1 की कोफिशिएंट 1 है, x2 की कोफिशिएंट 0 है, और जो s1 ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, और ये 0। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन की जो कांस्टेंट वाली साइड है वहाँ पे 1 है, और यहाँ पे सॉरी x1 की कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे -4, और s1 0 0 0, ये 1, लास्ट इक्वेशन की कांस्टेंट वाली साइड यहाँ पे 0 है। तो इस प्रोसीजर का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो यह होता है कि जो
ऑब्जेक्टिव वाली हमारी फंक्शन है या लास्ट वाली, ये जो जी वाली है, इस रो में देखोगे कि सबसे मोस्ट जो ग्रेटर नेगेटिव नंबर है, लीस्ट सॉरी अगर मोड में देखो, मतलब साइन को इग्नोर करके जो हाईएस्ट नंबर है उसको देखोगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये -4 है, तो ये मतलब ये वाली जो हमारी कॉलम हो गई, ये कॉलम हमारे पिवट कॉलम बन जाएगी, इस कॉलम को पिवट कॉलम कहते हैं। और यहाँ पे जो x2 वेरिएबल है, इस वेरिएबल को एंटरिंग वेरिएबल कहेंगे। और ये अच्छा सही है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रेशोज पर निकालेंगे कि मतलब हमें काम तो अभी सेकंड कॉलम में ही करना है। तो सेकंड कॉलम में अगर ये जो कांस्टेंट वाली साइड है इसको मैं डिवाइड करूँ इस 2 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1.5 आ जाएगी। और इसी तरह 2 को डिवाइड करूँगा इस 1 से, तो ये आ जाएगी 2। और इसी तरह 1 को डिवाइड करूँगा 0 से, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम फाइंड करना है, वो करना है कि सबसे मैक्सिमम सॉरी मिनिमम कौन सी है। तो यहाँ पे मिनिमम ये वाली आ रही है 1.5। तो 1.5 वाली कोरिस्पॉन्डिंग जो रो होगी, इसी रो में हमें काम करना है। तो मतलब पिवट इसी रो में आएगा। तो बेसिकली पिवट हमारी होगी कौन सी, ये वाली 2 होगी, कि कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन ये वाली वैल्यू, तो ये वाली हमारी पिवट एलिमेंट बन जाएगी। और यहाँ पे ये वाली जो रो होती है फर्स्ट इस वाले रो को कहेंगे पिवट रो। और यहाँ पे जो S1 जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को कहेंगे लीविंग वेरिएबल। और यहाँ पे x2 एंटरिंग वेरिएबल था। वो इसलिए था कि हम जो शुरू में लेके चल रहे थे, हमने कहा था कि S1 S2 S3 Z ये तीनों बेसिक वेरिएबल हैं और x1 x2 ये नॉन बेसिक वेरिएबल हैं। अभी और यह रहा है कि जब इसको 2 को जब हम पिवट करेंगे और उसके इसके नीचे सारे जीरोस लाएंगे, तो x2 जो है ये एक बेसिक वेरिएबल बन जाएगा। मतलब पहले हमने नॉन बेसिक ली थी, अभी एक बेसिक वेरिएबल बन रहा है, इसलिए इसको एंटरिंग वेरिएबल कहेंगे। और जब हम इस 2 को 1 करेंगे, इसके नीचे सारे जीरो करेंगे, तो इस 1 वाली जो वेरिएबल है ये वाली, ये बेसिक नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 100 है, फिर 100 नहीं रहेगी, ये फिर चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको फिर ये फिर नॉन बेसिक वेरिएबल हो जाएगी, इसलिए इसको लिविंग वेरिएबल कहते हैं। तो तो, तो उसके बाद वाली जो स्टेप है हमारी, वो ये करनी है कि इस 2 को 1 करना है और इस 1 के नीचे जो सारे एलिमेंट हैं उन सबको जीरोस करने हैं। तो इसके लिए एक दूसरी टेबल बनानी पड़ेगी। सॉरी, सॉरी। अच्छा, उसी की तरह यहाँ पे फिर से नीचे बेसिक वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पे सारे वेरिएबल लिखेंगे कि x1 x2 s1 s2 s3 और z, और इसके बाद फिर कांस्टेंट वाली साइड है b। और इसके बाद जो एंड वाली जो हमारी वो हो जाएगी, यहाँ पे रेशोज लिखेंगे। अब यही स्टेप सारे रिपीट करने हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे अभी एक चेंजेस यहाँ पे एक आ जाएगी कि एक बेसिक वेरिएबल जो पहले हम लेते जा रहे थे S1, अभी वो S1 बेसिक नहीं हो गया, अभी S1 चेंज हो गया, S1 एक नॉन बेसिक वेरिएबल हो गया और उसकी जगह बेसिक वेरिएबल x2 आ गई। तो यहाँ पे जो वेरिएबल आएगा, फिर अभी S1 नहीं आएगी, यहाँ पे x2 आ जाएगा, क्योंकि S1 नॉन बेसिक हो गया और उसकी जगह x2 बेसिक हो गया। और यहाँ पे x2 आ गया और नीचे अभी भी बेसिक वेरिएबल है, तो S2 आ गया, ये S3 आ गई और इसके नीचे v। अच्छा, तो पहली स्टेप हमने क्या करना था, ये जो 2 थी
2 को 1 करके इसके नीचे सारे जीरोस करने। तो सबसे पहले 2 को 1 कैसे करेंगे, पूरे रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी 0.5, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 1.5। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरी रो है, दूसरी रो को माइनस करेंगे, फर्स्ट रो जो उसको माइनस करेंगे दूसरी रो से, तो यहाँ पे आ जाएगी 0.5, और यहाँ पे 0 आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी 0, सॉरी यहाँ पे 0 आ जाएगी, और 0 नहीं आएगी, 0.5 आ जाएगी, -0.5, क्योंकि 0 - 0.5 ये 0.5 हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे तो 1 था, 1 ही रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे लास्ट जो कॉलम है यहाँ पे हो जाएगी 2 - 2 टाइम्स दिस एलिमेंट। तो सॉरी ये वाली एलिमेंट सिर्फ माइनस हो गया, तो ये हो जाएगी 0.5, 2 - 1.5 0.5 हो जाएगी, तो ये वाली आ गई। इसके बाद थर्ड रो, इसमें माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 0 है तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये सेम इधर वो यही रहेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 0 1 0 1, और इसके बाद लास्ट वाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ दिस इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी 1, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे ये 0 हो गई, ये चेंज नहीं होंगे, ये भी 0, सॉरी ये 0 नहीं, ये 1 है, ये चेंज नहीं होगी, पहले भी 1 था, अभी भी 1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 6 बन जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट 1.5, सॉरी 3 एलिमेंट ये वाली, 2 टाइम्स ऑफ 3 6 हो जाती है, तो यहाँ पे आ जाएगी 6। अच्छा, इसके बाद वाली स्टेप वही है जो हमने ऊपर की हुई थी। ऊपर हमने क्या किया था, ऊपर हमने ये किया था कि जो नेगेटिव नंबर, जो लास्ट वाली जो रो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इसमें से आईएस जो नेगेटिव नंबर है, आईएस नेगेटिव या फिर साइन को छोड़ के जो लार्जेस्ट नंबर है नेगेटिव में, तो वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। जैसे ऊपर यहाँ पे -4 था, तो यहाँ पे नेगेटिव में कोई नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें जो जो बेस्ट सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन है यहाँ पे हमें मिल जाएगी। वो कौन सी, अच्छा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। इसमें ये करते हैं, जो बेसिक वेरिएबल हैं, सॉरी नॉन बेसिक वेरिएबल हैं, उनको 0 लेते हैं, और जो बेसिक वेरिएबल जिनकी वैल्यूज आती है वही ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x1 x2 s1 s2 s3 और z की जो वैल्यू आती है इसको मैं इस तरह पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे x1 हमारे पास क्या है, एक नॉन बेसिक है, तो इसकी जगह पे 0 लेंगे। x2 की वैल्यू है बेसिक होगी, अभी ये x2 यहाँ पर है, तो इस x2 की वैल्यू ये वाली होगी, तो यहाँ पे 1.5, और S1 चूंकि बेसिक वेरिएबल है, नॉन बेसिक है, नॉन बेसिक होगी तो इसको भी 0 हो जाएगी ये वैल्यू। S2 की वैल्यू है 0.5। वैसे S2 और S3 की वैल्यू की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए मैं लिख रहा, हमें x1 और x2 की वैल्यू सिर्फ चाहिए, और S3 की वैल्यू 1। अच्छा, और यहाँ पे जो वैल्यू इनकी आ रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये वाली z की वैल्यू 6। तो इसका मतलब ये जो हमारा प्रॉब्लम था, इसकी जो मैक्सिमल पॉइंट थी वो कौन सी हो गई, वो x1 कामा x2 होती है ना, तो हमारे पास कौन सी हो गई 0 कामा 1.5, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है पहले के दो वैल्यूज। और इन दो पॉइंट्स पे, इन इस ऑप्टिमल पॉइंट पे जो वैल्यू आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, वो कौन सी आ रही है, 6 आ रही है। तो ये इस तरह सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं।
और मैं इसको ग्राफिकली भी सॉल्व करके वेरीफाई भी कर लेते हैं कि यही जो पॉइंट है ऑप्टिमल पॉइंट यही आ रहा है और इसमें मैक्सिमम वैल्यू भी 6 आ रही है। ये भी चेक करके देख लेते हैं। जानते किसी को क्वेश्चन है पूछ ले। चलो फिर इसी को ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा, जो इक्वेशन थे मैं इक्वेशन यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास थी जी इक्वल्स टू x1 प्लस 4x2 और दूसरी जो इक्वेशन थी हमारी जो कांस्टेंट थे x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 3 था, सॉरी लेस देन इक्वल टू 3 था और x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 था और जो लास्ट इक्वेशन थी x1 लेस देन इक्वल टू 1 था और हमें पता है कि x1 और x2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इन तीनों जो कॉन्स्टेंट हैं इनको ड्रा कर लूँगा, यहाँ पे इनको ड्रा करूँगा। अच्छा, जो पहली कॉन्स्टेंट है ये वाली, सॉरी ये पहली नहीं, पहली ऊपर वाली है। पहली वाली इसके इंटरसेप्ट क्या क्या होंगे, इसके इंटरसेप्ट 1 हो जाएगी तो यहाँ पे, अच्छा ये मैं x1 ले रहा हूँ और ये x2, तो यहाँ ये वाली पॉइंट 1.5 क्योंकि जब मैं, सॉरी 1.5 तो नहीं होगी, 3 हो जाएगी, सॉरी ये 3 हो जाएगी, ये x1 है ये x2 है, तो ये 3 हो जाएगी क्योंकि जब मैं यहाँ पे x2 को 0 कर लूँगा तो x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी मेरे पास। और इसी तरह जब x2 को x1 को 0 करूँगा तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5, 1.5 यहाँ पे आ रही है। फिर सपोज अगर मैं इसको यहाँ कहीं पे लिख लूँ 1.5, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी, इस तरह बन जाएगी। और इसके बाद दूसरी इक्वेशन, इसको ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसके इंटरसेप्ट तो दोनों 2 ही बनेंगे, तो 2 इससे नीचे यहाँ कहीं पे हो जाएगी और इससे ऊपर हो जाएगी कहीं पे, तो इन दोनों को पॉइंट को मिलाना है। ये हो गई। इसके बाद जो लास्ट लाइन है ये वाली, इसको ब्लैक से ड्रा कर लेता हूँ। यह एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, वर्टिकल लाइन बन जाएगी, किस पे बनेगी 1 पे। सॉरी मेरे ख्याल में इनका इंटरसेक्शन भी 1 1 आ रहा है, तो इसी पॉइंट के ऊपर ही बन जाएगी। ये वर्टिकल लाइन ही है, इतनी वर्टिकल नहीं बन रही है, वर्टिकल लाइन ही है, सही है। अच्छा, ये तीनों हो गए। अब रीजन कौन सी होगी, पहले पहले वाले की रीजन तो ये वाली थी और दूसरे वाले की रीजन, दूसरी क्वेश्चन थी ग्रीन वाली, ये वाली रीजन हो गई। और जो लास्ट वाली है ये वाली हो गई, तो कंबाइंड जो रीजन आ गई वो ये वाली है। अच्छा, ये रीजन आ गया हमारे पास। और ऑप्टिमल पॉइंट अब कौन कौन से होंगे, सॉरी कॉर्नर पॉइंट, फेजिबल पॉइंट, एक तो ये वाली हो गई और इसके बाद एक ये वाली हो गई और थर्ड इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे ये 1 कामा 1 है।
और ये 0,1.5 है, और ये वाली 1,1,0 है। अच्छा, अब क्या करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें ये तीनों पॉइंट्स पुट करेंगे, और जिसमें मैक्सिमम आएगी वो हमारी वैल्यू बन जाएगी, मतलब वो सॉल्यूशन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ इसका। अच्छा, जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे x1, x2, और यहाँ पे एफ ऑफ फंक्शन मैंने दी ली हुई है, दी ऑफ कर दें, एफ ऑफ कर दें, सॉरी दी ऑफ ही कर लेते हैं। क्या हो रहा है, दी ऑफ यहाँ पे x1, x2, तो यहाँ पे जो पहली एक पॉइंट है 1,0, जब यह पुट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली थी, x1 + 4x2। तो x1 की वैल्यू 1, y की वैल्यू x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 1, और इसके बाद दूसरी पॉइंट 1 1 जब पुट करेंगे तो 1 + 4 ये हो जाएगी 5, और उसके बाद 0,1.5 जब यह पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 4 × 1.5 जो कि 6 के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 आ रही है, तो चूँकि मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है इसका मतलब ये है वाली जो पॉइंट है ये ऑप्टिमल पॉइंट हमारी होगी। तो हमारे पास जो हमने सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया था उसमें भी यही आंसर आई हुई थी। तो ये इस तरह सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी एलपी को, मतलब मैक्सिमाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम है। अच्छा, मिनिमाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए फिर कुछ और मज़ीद स्टेप्स करने पड़ते हैं, और वो चूँकि अभी तक सर ने डिस्कस नहीं की, वो मैं भी अभी डिस्कस नहीं करने वाला, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम अभी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और अच्छा, ये वैसे 2 वेरिएबल का तो ग्राफ बना सकता था, लेकिन जो जो जिनमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो उनकी ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होगा, तो एक और प्रॉब्लम करेंगे जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे। एक और प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन का, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है z = 2x1 + 3x2 + 2x3, और जो कंस्टेंट है हमारे पास सब्जेक्टिव जो कंस्टेंट है वो यही x1 + 2x2 + 3x सिर्फ x3 ≤ 4, और उसके बाद नेक्स्ट कंस्टेंट है 3x1 + x2 + x3 ≤ 5, और उसके बाद x1 + x2 + x3 सॉरी 2x3 ≤ 4, और जो लास्ट इक्वेशन है इक्वलिटी है x1 + x2 + x3 ≤ 3, और यहाँ पे जो सारे x1 x2
x3 जो है सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, जो सबसे पहला काम होता है वही स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके डिफाइन करके इसको स्टैंडर्ड मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड सॉल्वेबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और इसमें स्लैक वेरिएबल कितने इंक्लूडेड होंगे? इसमें 4 स्लैक वेरिएबल आएंगे, S1 S2 S3 S4। हर एक इक्वेशन में एक इस ऐड होती जाएगी। और इसको मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा, मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें क्या ऐड हो जाएगी? इसमें S1 इक्वल्स टू 4 जो एंड वाली है इसको रिप्लेस में कर रहा हूँ। यहाँ पे S2 इक्वल्स टू, मतलब इसकी जगह पे ये वाली चीज़ रख लो सर। और यहाँ पे 5 और यहाँ पे S3 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ पे S4 इक्वल्स टू 3। जो कंफ्यूज नहीं होना, ये अभी समझना, ये वाली जो चीज़ें होगा ये ए ही नहीं यहाँ पे। ये वाली चीज़ें ही नहीं, सिर्फ इनकी जगह पे ये वाली है। तो इसका टेबल बना लेते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ अभी भी यहाँ पे मिस की हुई है, जो सॉरी क्या हो गया, मैंने एक इक्वेशन ये लिखी हुई है, वो ये वाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली कि -2x1 -3x2 -2x3 प्लस z इक्वल्स टू 0 वाली। तो इस तरह ये इसको भी मैंने इस तरह लिख लिया। तो अभी इसका टेबल बना लेते हैं। बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे, बेसिक वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे नीचे, और यहाँ पे ऊपर जो है वो सारे वेरिएबल एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे x1, मैं आप क्या कर रही हूँ, सॉरी, ये गलती से हो गया, मेरी भतीजी के पास था फोन। अच्छा सॉरी, मतलब एक मिनट में इसको हटा दो ज़रा। अच्छा, सही। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में यहाँ पे लिख रहा था x1 और यहाँ पे x2 x3 और इसके बाद x4 चूँकि वेरिएबल नहीं था, तो इसके बाद फिर बेसिक वेरिएबल S1 S2 S3 S4 और z आ गया, और उसके बाद फिर p जो कांस्टेंट वाली p या b जो भी नाम दो। और इसके बाद जो लास्ट पे हम इसके रेशोज लिखेंगे। रेशो लिखेंगे और यहाँ पे सारे बेसिक वेरिएबल आ जाएंगे। तो बेसिक वेरिएबल अभी तक हमारे पास S1 है, S2 है, S3 है, S4 है और z लास्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारे। अच्छा, यहाँ पे मैं कोएफिशिएंट्स इनके लिख लेता हूँ। वन यहाँ पे और दूसरे पे मैं यहाँ पे 2 1 1 और ये 0 थे
और इसके बाद अच्छा ये भी 0 और लास्ट में जो कांस्टेंट वाली साइड थी वो 2 थी। और इसी तरह दूसरी जो इक्वेशन है उसमें कोएफिशिएंट पहला 3 था, फिर 1 1 0 1 और इसके बाद 0 0 0। जो कांस्टेंट आ रही थी दूसरी इक्वेशन में वो 5 थी। और थर्ड जो इक्वेशन है उसमें 1 1 1 सॉरी यहाँ पे 2 थी, 0 0 1 0 0। यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली वैल्यू थी वो 4 आ रही थी। फिर जो फोर्थ इक्वेशन थी इनइक्वालिटी थी 1 1 1 और इसके बाद 0 0 0, यहाँ पे 1 इसके बाद 0 फिर 3। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसकी तो यहाँ पे तो ये -2 और -3 -2 और यहाँ पे ये 0 0 0 0 और ये 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट वाली साइड वो 0 है। अच्छा तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? सबसे पहला काम हमारा होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें नेगेटिव वाली जो ये समझो सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लास्ट रो है तो उसमें जो सबसे लीस्ट वाली ये वाली -3। तो इसका मतलब जो हमारा पिवट कॉलम बनेगा ये दूसरी कॉलम बन जाएगी। दूसरा कॉलम हमारा पिवट कॉलम हो गया और जो एंटरिंग वेरिएबल होगी हमारी x2 बन जाएगी। अभी x2 एक बेसिक वेरिएबल बन जाएगा, अभी तो नॉन बेसिक है, अभी बेसिक सिर्फ s1 s2 s3 s4 और z है। तो x2 एक बेसिक वेरिएबल बन जाएगा इस स्टेप के बाद। अच्छा तो रो कौन सी सिलेक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है रेशोज़ पे, तो रेशोज़ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो 4 है 4 डिवाइडेड बाई 2 ये वाली 2 ये आ रही है 2, 5 डिवाइडेड बाई 1 ये आ रहा है 5 और 4 डिवाइडेड बाई 1 4 आ रहा है, 3 डिवाइड बाई 1 ये 3 आ रहा है बस। और यहाँ पे जो सबसे मिनिमम है वो 2 आ रही है ये वाली। तो इसका मतलब हमारी जो पिवट रो होगी वो रो 2 हो जाएगी ये वाली। और ये वाली जो वेरिएबल है s1 ये इसको लिविंग वेरिएबल कहते हैं क्योंकि ये अभी बेसिक नहीं रहेगा, ये नॉन बेसिक हो जाएगी इस स्टेप के बाद। अच्छा तो मैं क्या करूँगा इस 2 को मैं 1 करके इसके नीचे सारे ज़ीरोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे दोनों टेबल साथ नहीं आ सकते हैं। अच्छा बेसिक वेरिएबल और यहाँ पे वेरिएबल वही रहेंगे सारे x1 x2 x3 और उसके बाद s1 s2 s3 s4 और इसके बाद वाली z और उसके बाद कांस्टेंट p या b कह दो इसको और उसके बाद n में फिर यहाँ पे रेशोज आ जाएंगे। मैं r लिख लेता हूँ। अच्छा अगर थोड़ा ऊपर जाएं तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल s1 थी अभी s1 बेसिक वेरिएबल नहीं होगी और क्यों नहीं होगी अच्छा वो मैं बाद में लिख लूँगा। फिर चलो पहले बाकी वैल्यूज लिख लूँगा। 2 इस पूरी रो को 2 से डिवाइड करूँगा और उसके बाद इस यहाँ पे जो 1 आएगा उसकी वजह से नीचे सारे ज़ीरोज़ कर दूँगा। मेरे पास टेबल या नोटबुक पे स्क्रीन पे एक ही पे नहीं आ रहा है तो यहाँ से वो कर लेता हूँ कैलकुलेट। तो यहाँ पे 1 था, 1 की जगह पे यहाँ 0.5 आ जाएगा क्योंकि पूरे रो को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा। पूरे रो को हमने 2 से डिवाइड किए हुए तो यहाँ पे 0 0 ये 0 तो चेंज नहीं होंगे, ये भी 0 तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे पहले आ रहा था 4 तो 4 को 2 से डिवाइड करूँगा यहाँ पे 2 आ जाएगा
अच्छा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल कौन कौन से होंगे? यहाँ पे पहले S1 था, लेकिन अभी S1 बेसिक वेरिएबल नहीं हो गया क्योंकि S1 में वो पिवट वाली वो कॉलम नहीं बन गई, यहाँ पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी वेरिएबल अभी बेसिक होगी? वो x2 हो जाएगी, तो यहाँ पे x2 आ जाएगा और बाकी सारे वही चेंज नहीं होंगे। S2, S3, S4 और यहाँ पे Z। अच्छा, सेकेंड रो, अभी फर्स्ट रो की मदद से नीचे वाले सारे S1 के जो नीचे जो भी वो बन रहे थे वो सारे जीरोस करने, तो वो क्या बनेंगे? अभी यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यहाँ पे आ जाएगी 0, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे -0.5, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0 0 0 और यहाँ पे 3 आ जाएगी, क्योंकि पहले 5 थी और 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद 2 आ गया और 5 से 2 माइनस करने के बाद 3 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 0, 1.5 -0.5, यहाँ पे 0 1 0 0 और यहाँ पे 2। सिंपल कैलकुलेशन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 1 बाय 1 कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0.5 और उसके बाद -0.5, 0 0, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है 1 आ रही है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो हो गई। अच्छा, यहाँ पे -0.5, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -0.5, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे फिर 0 0 0 और z वाली वैल्यू सिर्फ 1 है और यहाँ पे 6 आ रही है कांस्टेंट वाली वैल्यू। तो अभी यहाँ पे दोबारा चेक करेंगे कि जो लास्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाली जो रो है, लास्ट रो, उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे दो, एक तो ये वाली है, दूसरी ये वाली है। तो यहाँ पे मर्जी है, कोई सा भी एक चूज़ कर लो, मतलब कोई सा भी एक चूज़ कर लो, फ़र्क नहीं पड़ता, सॉल्व भी हो जाता है और मर्जी है। तो यहाँ पे मैं ये वाली एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ, हाँ सर, ये वाला कॉलम चूज़ कर रहा हूँ। एलिमेंट अभी तक मैंने चूज़ नहीं करा, अभी तक एलिमेंट में चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पिवट रो भी देखनी है। तो कॉलम ये वाली होगी, अभी रेशो निकालने के बाद फिर मैं एलिमेंट चूज़ कर सकूँगा। तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 0.5 ये हो जाएगी 4 और 3 डिवाइडेड बाई 2.5 ये हो जाएगी 1.5, सॉरी 1.21 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 0.5 ये भी 4 हो जाएगी और 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी 2। तो इनमें से जो सबसे मिनिमम वाली वैल्यू है वो ये वाली आ रही है। इसका मतलब जो सेकेंड रो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? पिवट रो हो जाएगी और जो S2 वेरिएबल है ये लिविंग वेरिएबल हो जाएगी। S2 लिविंग वेरिएबल और यहाँ पे जो x1 है ये इंटरनल वेरिएबल हो जाएगी और ये वाली जो एलिमेंट है इसको 1 करके इसके ऊपर नीचे सारे जीरोस करने। तो नीचे फिर दूसरी मैट्रिक्स और टेबलो ड्रा कर लेता हूँ। यही कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक वो 0 आ जाए, सॉरी 0 ना, मतलब जो लास्ट जो रो है उसमें नॉन नेगेटिव नंबर कोई भी ना है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सारे वेरिएबल, यहाँ पे x1 आ गया, x2, x3 और इसके बाद x4, सॉरी x4 लिखा ही नहीं, s1,
यहाँ पे S2 S3 S4 था, और इसके बाद Z और पे P या पे P जो भी कहो, और एंड में रेशो आ रहे थे। और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल x1 था, सॉरी x1 नहीं x2 था, x2 बन गई थी। अच्छा, अभी जो बेसिक वेरिएबल बनेगा अभी x1 बनेगा, क्योंकि S2 जो था वो नॉन बेसिक हो गई ना। और यहाँ पे बाकी तो वही सेम है, यहाँ पे S3 S4 और यहाँ पे Z। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी? क्योंकि ये वाली तो वही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 1 0 0 0 0। तो मैंने इसके वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई है, मैं बस वो लिख लेता हूँ। स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे आई होप के, मतलब किस पॉइंट के बाद क्या करनी है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाली 0 1 0 0 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस एलिमेंट की यहाँ पे 1 नहीं था, इसको 1 करके उसके ऊपर नीचे सारे जीरोस कर दिए मैंने। अच्छा, तो इसके बाद यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.4 0.6 -0.2, और यहाँ पे 0 आ रही है, 0 0, और यहाँ पे 1.4, और इसके बाद 0.2 -0.2 और 0.4 और 0, तो यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे आ जाएगी 1.2, और उसके बाद यहाँ पे 1.4 -0.4, और यहाँ पे -0.2, और इसके बाद 1 0 0, और यहाँ पे 1.4। और इसी तरह जो लास्ट जो रोज हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे 0.4 आ रही है, और यहाँ पे -0.4, यहाँ पे -0.2, और यहाँ पे 0 1 0 जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है 0.4 आ रही है। और इसी तरह यहाँ पे -0.4, और यहाँ पे आ रही है 1.4, और यहाँ पे 0.2, और यहाँ पे 0 0 1, और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है 6.6 आ रही है। अच्छा, फिर से वही कि जो लास्ट रो में जैसे लीस्ट नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो वो ये वाली आ रही है नेगेटिव के साथ, तो ये वाली वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो ये कॉलम हो गया हमारे पास, ये पिवट कॉलम हो जाएगा, और यहाँ पे इंटरनल वेरिएबल x3 हो जाएगी। और रो कौन सी होगी वो रेशो से डिसाइड करेंगे। तो 1.4 डिवाइड बाई 0.4, ये आ रही है 3.5, और 1.2 डिवाइड बाई 0.2, ये आ रही है 2.4। सॉरी 2.4 नहीं आ रही है, 6 आ रही है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये 6 आ जाएगी। और इसके बाद 1.4 डिवाइड बाई 1.4, ये 1 आ जाएगी, और इसी तरह 0.4 ये भी 1 आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे कॉलम तो ये वाली हो जाएगी x3 वाली, लेकिन रो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ये भी मिनिमम है, ये भी दोनों मिनिमम है, तो इनमें से कोई सा भी एक ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसमें वैल्यू को, और
मैं कोई भी ले सकते हो तुम, ये वाला लो, सो ये वाला रो ले रहा हूँ। फिर से यहाँ पे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, नीचे सारे वैसे कर देंगे और यहाँ पे सारे वेरिएबल x1 x2 x3 x4, x4 नहीं है सॉरी, बार बार भूल जाता हूँ, s1 s2 s3 और s4, इसके बाद z और इसके बाद फिर p, और जो n में होती है वो रेशोज की होती है, यहाँ पे r मैंने लिख लिया। अच्छा बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हो गया, शुरू में ये थे x2, हमने ऐसे से लिखनी है, यहाँ पे x1 आ गया था। अच्छा ये वाली वैल्यू अब चेंज हो गई थी x3 से, और नीचे सारे सेम नहीं हो रहे थे, s3 और s4, यहाँ पे z, तो यहाँ पे अभी वैल्यूज लिख लोगे कोफिशिएंट्स का, सॉरी जो कैलकुलेशन के बाद। यार ये दोनों कॉलम तो चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे 1 यहाँ पे था, अच्छा ये वाली अभी एक पिवट वो बन गई थी, जो यहाँ पे थर्ड एलिमेंट को हमें 1 बनाना था, जो ऊपर नीचे सारे जीरोस करने थे। अच्छा उसके बाद यहाँ पे s1 की जो कोएफिशिएंट्स वो आ रहे थे 0.71 और यहाँ पे -0.14 और यहाँ पे -0.15